आवर नेक्स्ट पोर्शन विल बी द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, तो राइट डाउन. तो एज वी हैव हमने बात की थी पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब हम बात करेंगे तो वहां पे सबसे पहले रेंज और डोमेन की बात की जाएगी. रेंज और डोमेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. और रेंज की बात की थी कि वाई एक्सिस में ग्राफ जहां से जहां तक ट्रेवल करेगा दैट विल बी अवर रेंज. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी अपन अगर रेंज और डोमेन की बात करेंगे, एज यू हैव अर्लियर स्टडीड के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास टोटल मिला के. तो sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x. तो सबसे पहले सबकी रेंज और डोमेन की बात कर ली जाए तो दैट विल बी अ बेटर पोर्शन. तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ग्राफ बनाने से पहले ये सारी बातें हम लोग लिख देते हैं. तो एक टेबल बना लेते हैं. फर्स्ट नंबर पे आवर ग्राफ विल बी y बराबर sin x, सेकेंड विल बी y बराबर cos x, थर्ड विल बी y बराबर tan x, सॉरी. ठीक है, फोर्थ विल बी y बराबर cot x, फिफ्थ y बराबर sec x एंड सिक्स्थ विल बी, दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cosec x. फिर यहाँ पे इनकी डोमेन और रेंज के बारे में बात कर ली जाए. डोमेन क्या होती है एंड व्हाट इज द रेंज. पीरियड की बात भी कर लेते हैं. पीरियड क्या होता है, पीरियड के बारे में बाद में जानेंगे. पीरियड एक्चुअली क्या होता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसका ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट करता है. तो सबसे पहले sin x के पीरियड की बात करो तो 2 पाई होगा. cos x का पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई होगा. tan x का पीरियड पाई हो जाएगा. cot x का पीरियड पाई हो जाएगा. sec x का पीरियड 2 पाई हो जाएगा और cosec x का पीरियड भी 2 पाई हो जाएगा. तो ये तो सारे पीरियड्स की बात होगी. वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर लेटर ऑन कि पीरियड होता क्या है. पीरियड का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 पाई लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि इस इंटरवल के बाद इसका ग्राफ जो है वो रिपीट करना स्टार्ट करेगा. तो अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा, दैट फ्रॉम द ग्राफ आई विल एक्सप्लेन इट. डोमेन की बात कर लेते हैं सबसे पहले sin x की. sin x की डोमेन की बात करूं तो x बिलोंग्स टू r. डोमेन का मतलब क्या होगा, तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. एंड आई थिंक sin x जो है वो x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है. तो x की जगह आप कोई भी एंगल पुट करें, इट इज ऑलवेज डिफाइंड. sin x की बात करें, cos x की बात करें तो cos x का डोमेन भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू r. यानी cos x को कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, यानी x की किसी भी वैल्यू पे cos x को प्रॉब्लम नहीं है. दैट यू हैव आल्सो स्टडीड इन क्लास 11th अगर आपने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है. तो y बराबर tan x की बात करेंगे तो tan x की को भी प्रॉब्लम नहीं है. किन वैल्यूज को छोड़ के, 90 डिग्री की वैल्यू छोड़ के. जैसे यहाँ पे π/2 पुट कर दूंगा तो tan π/2 इज डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट डिफाइन. तो यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, x belongs to r except, हम क्या नहीं ले सकते, except 2n plus 1 π/2. 2n plus 1 π/2 का मल्टीपल नहीं ले सकते. जहां पे n क्या होगा, इंटीजर. n को 0 पुट कर दूंगा इट विल बी π/2. n को 1 पुट कर दूंगा 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, माइनस π/2, माइनस 3 π/2. ये सारे के सारे एंगल 10 में क्या होंगे, अनडिफाइंड होंगे, एज यू हैव स्टडीड, है ना, इन क्लास 11th. तो y बराबर cot x की बात करते हैं. cot x कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, अच्छा अगर tan x की बात करें तो tan x में sin x अपन cos x आ रहा है. cos x कहाँ पे 0 होता है, 90 के मल्टीपल पे, तो tan x को वहां पे प्रॉब्लम होगा. y बराबर अगर cot x की बात करना चाहे तो cot x क्या होता है, cos x अपन sin x. तो sin x कहाँ पे दिक्कत होता है, n पाई पे, यानी 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे. तो द आंसर विल बी x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट क्या, n पाई. n पाई नहीं ले सकते हम लोग, n पाई मतलब 0 नहीं ले सकते, पाई नहीं ले सकते, 2 पाई नहीं ले सकते, 3 पाई नहीं ले सकते. यहाँ पे प्रॉब्लम होगा. sec x की बात करेंगे तो sec x इज आल्सो नॉट डिफाइंड एवरीवेयर. sec x भी सब जगह डिफाइन नहीं होता. अगर हम बात करना चाहें कि sec x क्या होता है तो sec x इज 1 upon cos x. cos x को बात करें तो cos x कहाँ पे 0 होता है, 90 के मल्टीपल्स पे, 2n plus 1 π/2. तो sec को वहां पे प्रॉब्लम होगा. तो इट विल आल्सो r minus 2n plus 1 π/2 इस तरह से लिख सकते हैं. cosec x की बात अगेन 1 upon sin x, कहाँ प्रॉब्लम होगी, n पाई पे, तो r माइनस n पाई. तो ये इसकी डोमेन होगी. तो sin x की x बिलोंग्स टू r, cos x की x बिलोंग्स टू r, है ना. tan x की क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2n plus 1 π/2. cot x का x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई. यहाँ से x बिलोंग्स टू r हटा दूंगा मैं, r माइनस n पाई लिख दूंगा तो भी एक बात है, r माइनस 2n plus 1 π/2 लिख दूंगा, एक ही बात है. सेम sec x के साथ कितना हो जाएगा, 1 upon cos x. चलिए रेंज की बात कर लेते हैं. रेंज की बात करेंगे इसका मतलब ये हुआ
अच्छा, डोमेन में आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के हिसाब से अगर ग्राफिकल आप डोमेन देखना चाहेंगे तो ग्राफिकली डोमेन का मतलब ये हुआ कि ग्राफ एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है, और रेंज की बात करेंगे तो वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है। तो साइन एक्स की बात करेंगे तो रेंज क्या होगी, एज यू हैव स्टडीड, तो आप देख सकते हैं कि साइन एक्स का रेंज जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, यानी साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, और साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है। फिर cos x की बात करेंगे तो cos x का भी मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, यानी sin x का ग्राफ जो है वो -1 से 1 के बीच में ट्रेवल करेगा। कहाँ पे, y एक्सिस में। y एक्सिस में मिनिमम -1 तक जा सकता है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 1 पे। tan x की बात करेंगे तो tan x की अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो रेंज कितना हो जाएगा, r, क्योंकि tan का ग्राफ जो है वो -∞ से लेके +∞ तक जाता है। cot x की ग्राफ करेंगे देन अगेन r, इट इज आल्सो ट्रैवलिंग फ्रॉम -∞ से +∞। y बराबर sec x की बात करते हैं, y बराबर sec x की बात करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस हैं जो आपको हटाने पड़ेंगे, तो वो क्या है मैं लिख देता हूँ। इसकी रेंज की बात करें तो इट विल बी x बिलोंग्स टू, सॉरी रेंज के बारे में कर रहे हैं, तो रेंज कितनी हो जाएगी, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, 1 पे क्लोज ब्रैकेट है और -1 पे भी क्लोज ब्रैकेट है, यानी ये इसका ग्राफ जो है वो -∞ से -1 तक जाता है, फिर बीच में ब्रेक आ जाता है और फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक जाता है। कहने का मतलब ओपन ब्रैकेट -1 से 1 का पोर्शन नहीं आता है, यानी y एक्सिस में -1 से 1 का पोर्शन गायब होगा ओपन ब्रैकेट। और सिमिलरली cosec x का ग्राफ भी होता है -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये सबका डोमेन और रेंज हो गया। तो सबसे पहली बात डोमेन और रेंज जानना बहुत जरूरी है। तो डोमेन और रेंज जानने के बाद हम इनकी ग्राफ्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे y बराबर sin x का। लेट्स सी द ग्राफ ऑफ y बराबर sin x। तो y बराबर sin x की ग्राफ करेंगे, बात करेंगे तो इट विल बी साइनसोइडल ग्राफ। तो कैसा ग्राफ होता है, लाइक दिस, है ना, इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। यहां पे अगर मैं इस लाइन की बात करना चाहूं तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, 1, दिस लाइन विल बी व्हाट, है ना, दिस लाइन विल बी -1। तो sin x का ग्राफ ही हो गया। अगर sin x की बात करूं तो x बराबर 0 पे क्या वैल्यू मिलेगी, 0, π/2 पे कितना मिलेगा, 1, ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3π/2 पे -1 मिलेगा, 2π पे फिर से 0 हो गया, देन अगेन -π/2 पे कितना हो गया, -1 हो गया, -π पे कितना हो गया, 0 हो गया, देन अगेन -3π/2 पे कितना हो गया, +1 हो गया, और -2π पे फिर से 0 हो गया। तो ये sin x का ग्राफ हो गया। अच्छा लिसन, आप ये चीज और देख सकते हैं कि 0 से लेके 2π के बीच में जो ग्राफ आ रहा है, ये वाला पोर्शन 0 से लेके 2π के बीच में जो ग्राफ आ रहा है, ये का यही पोर्शन लेफ्ट में भी आ रहा है, देखिए। अच्छा ये ग्राफ चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, यानी 0 से लेके 2π तक का जो पोर्शन है वो का वही पोर्शन आगे भी आएगा, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, बैक साइड भी आप देख सकते हैं कि 0 से 2π का पोर्शन जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है, फिर नेक्स्ट। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है हर 2π इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, हर 2π के इंटरवल के बाद इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इसका पीरियड कितना होगा, 2π, मतलब वो बताया गया था। तो पीरियड के बारे में भी तो हम इतना ही जान सकते हैं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो ये y बराबर sin x का ग्राफ हो गया। देन इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ sin y बराबर cos x, अगर हम cos x का ग्राफ बनाए, अगर sin x में तो क्या था कि x बराबर 0 पे में y का वैल्यू 0 मिल रहा था, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, पर cos x में ऐसा नहीं होगा। जब हम cos x का ग्राफ बनाएंगे तो व्हाट विल हैपन कि जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, इसका मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। तो इट विल बी लाइक दिस, है ना, इस तरह से ग्राफ चलता जाएगा। बड़ा बन गया तो काफी, है ना, इस तरीके से। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो गया +1, ये तो हो गया +1, y बराबर +1, और ये कितना हो गया, y बराबर -1। ये पॉइंट पे 0 पे वैल्यू कितना आ रही है, 1, π/2 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि x की जगह π/2 पुट करेंगे तो y विल बी 0। यहाँ पे आएगा पाई पे वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, 2π पे वैल्यू कितना हो जाएगा, अगेन दिस इज नॉट 2π/2, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π पे वैल्यू कितना हो गया, 1। अच्छा एक बात ध्यान रखें, cos x के बारे में आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करके चैप्टर है दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि cos x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे उसका वैल्यू -1 होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे उसका वैल्यू +1 होता है। तो पाई पे कितना आ रहा है, -1, 2π पे कितना आ रहा है, +1, 0 पे कितना आ रहा है, +1, देन अगेन किस पे आएगा, 0 के बाद अगला आएगा आपका 2π पे,
पाई पे अगेन कितना हो जाएगा, माइनस पाई पे अगेन -1 हो जाएगा। तो और मल्टीपल ऑफ जितने पाई आएंगे, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब पे कॉस का वैल्यू -1 आता है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस का वैल्यू हमेशा +1 आता है। और sin x का वैल्यू तो हमेशा पाई के मल्टीपल्स पे क्या आता है, 0। तो दीज आर द ग्राफ ऑफ y बराबर sin x एंड y बराबर cos x। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो ये सब क्या रूट्स है, कौन कौन से रूट है, -2 हो गया, -पाई हो गया, 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई sin x के लिए। यहाँ पे कितने रूट्स हो जाएंगे, π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, -π/2 हो गया, -3π/2, क्योंकि सारे पॉइंट्स पे ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट कर रहा है। तो y बराबर sin x के लिए रूट्स क्या हो गए हमने देख लिया। अब y बराबर cos x के लिए भी रूट्स देख लिए। नाउ वी विल ड्रॉ अनदर ग्राफ जो कि tan x और cot x से ग्राफ होंगे। tan x को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, अच्छा वहां पे जो हमने sin x और cos x का ग्राफ बनाया था तो आपने देखा था कि sin x का ग्राफ जो था वो x एक्सिस के अलोंग चलता ही जा रहा था। देयर वाज नो ब्रेक, यानी डोमेन की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन था। और रेंज आप देखेंगे तो ग्राफ -1 से 1 के बीच में था, सेम एज cos x है ना। cos x का ग्राफ भी ऐसे आ रहा था। tan x की बात कर लेते हैं तो tan x का ग्राफ जब हम बनाएंगे, इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ tan x, तो व्हाट विल हैपन, tan x को कहाँ पे प्रॉब्लम है, π/2 पे प्रॉब्लम है ना। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, इसको टच नहीं करेगा है ना, लाइक दिस है ना। ये क्या है, tan x का ग्राफ हो गया, y बराबर tan x का ग्राफ। अच्छा, y बराबर tan x का ग्राफ ये हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉइंट कौन कौन से होंगे। अच्छा, tan x का ग्राफ ब्रेक हुआ है, कहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये लगातार ग्राफ नहीं, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस ग्राफ। कंटिन्यूअस ग्राफ का मतलब इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan x तो मैं कंटिन्यूअसली विदाउट लिफ्टिंग द पेन इस ग्राफ को बना दूंगा। पर ये ग्राफ हर जगह ब्रेक हुआ है। हर जगह कहाँ पे ब्रेक हुआ है, किन किन पॉइंट्स पे ब्रेक हुआ है। ये जो पॉइंट है दैट इज -π/2, इस पॉइंट की बात की जाएगी तो ये +π/2 होगा। इस पॉइंट की बात की जाएगी तो ये 3π/2 होगा। दिस विल बी पाई, दिस विल बी 0, दिस विल बी व्हाट, -पाई, दिस विल बी -3π/2। ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। अच्छा, ये देख सकते हैं कि किस इंटरवल के बाद ग्राफ जो है वो रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। -π/2 से π/2 के बीच का ग्राफ कितना इंटरवल है, डिफरेंस कितना है, पाई है। π/2 से 3π/2 के बीच का भी डिफरेंस कितना है, पाई। हर पाई इंटरवल के बाद ग्राफ जो है वो सेम आ रहा है बिल्कुल। ये y बराबर tan x का ग्राफ हो गया। अच्छा, रेंज और डोमेन की बात कर ले तो रेंज की बात करेंगे तो ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी y एक्सिस में पूरा ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे जो tan x का ग्राफ होगा दैट इज, उसकी रेंज जो होगी वो -130 से +130 होगी। डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में आप देख सकते हैं ग्राफ जो है वो हर एक पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, हर एक 90 के मल्टीपल पे ब्रेक हो रहा है, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव। फिर एसिम्प्टोट्स की बात करें तो यहाँ पे काफी सारी एसिम्प्टोट्स है। π/2 भी एसिम्प्टोट है, -π/2 भी एसिम्प्टोट है, -3π/2 भी एसिम्प्टोट है। ये सारी क्या है, एसिम्प्टोट्स है। रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, -पाई हो जाएगा, जहां भी ग्राफ कट कर रहा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर tan x। इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर cot x है ना, y बराबर cot x का ग्राफ बनाना चाहते हैं हम लोग, तो cot x को कहां पे प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। cot x इज हैविंग प्रॉब्लम एट n पाई पे प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आएगा cot x का। थोड़ा सा कर्व शेप आएगा है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर cot x। अगर मैं बात करना चाहूँ, ये मेरा क्या हो गया, ये तो y एक्सिस हो गया, तो ये पॉइंट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज व्हाट, पाई। अच्छा, π/2 पे कितना मिलता है, 0। क्यों, cot π/2 कितना होगा, cos π/2 अपॉन sin π/2। sin π/2 तो 1 होता है, cos π/2 कितना होता है, 0। तो π/2 पे 0 आएगा। नेक्स्ट इट विल अगेन बिकम 0 एट 3π/2। अच्छा, दोनों ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है, ये tan x का ग्राफ जो है वो पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर इंक्रीज कर रहा है और ये उसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया, π/2 हो गया, दिस विल बी -π/2 और ये कितना हो जाएगा, -पाई। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पाई के गैप में ग्राफ जो है वापस रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। तो दीज आर द ग्राफ ऑफ y बराबर tan x एंड y बराबर cot x। तो ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि tan x का ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है और cot x का ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है। एज आई एम मूविंग फॉरवर्ड, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ cot x का ग्राफ डिक्रीज करता जा रहा है। जैसे मैंने -π/2 से π/2 के बीच में बात करी, तो -π/2 से π/2 की बात करूँ तो मैं x एक्सिस के अलोंग अगर चलूंगा तो ग्राफ की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। यहाँ पे -π/2 से π/2 ना जाके हम 0 से पाई जा रहे हैं, तो 0 से
पाई के इंटरवल में अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाने तो वी कैन सी दैट उसका वैल्यू क्या कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जा रहा है ना। हालांकि 10x को इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है, cot x को डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे दैट आई विल टेल यू। तो 4 ग्राफ्स अभी तक देख चुके हैं। ये 10x का ग्राफ हो गया, ये cot x का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट ग्राफ y बराबर sec x एंड cosec x। y बराबर sec x का ग्राफ देखने। sec x को क्या प्रॉब्लम है 2n+1 π/2 पे, तो 2n+1 π/2 पे अगर sec x को प्रॉब्लम है तो ग्राफ किस तरह से आएगा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ग्राफ जो है आप देख सकते हैं, रेंज की बात करेंगे तो ग्राफ -1 से तो नीचे होगा और 1 से ऊपर होगा। 1 से लेके इन्फिनिटी मतलब 1 से तो ऊपर होगा और -1 से कम होगा। तो सबसे पहले अपन ने लाइन को बना दिया -1, दिस इज -1, और एक लाइन हम लोग और ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज y बराबर 1, है ना। थोड़ा सा ऊपर हो गया ग्राफ, फ्रेम से बाहर चला जाएगा। लेट्स ड्रॉ इट अगेन। ये तो हो गया y बराबर 1, दिस इज y बराबर 1 एंड दिस इज y बराबर -1। तो ग्राफ इसके तो y बराबर 1 के तो ऊपर होगा और y बराबर -1 के क्या होगा, नीचे होगा। अब बात ही आती है कहां से कहां तक ग्राफ होगा। इसको प्रॉब्लम है 2n+1 π/2। 2n+1 π/2 में प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम एसिम्पटोट्स की तरह उसको बना देते हैं। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। दिस विल बी -π/2, देन आई अगेन वांट टू ड्रॉ द ग्राफ। π/2 के बाद अगला पॉइंट कितना हो जाएगा, 3π/2। नेक्स्ट पॉइंट विल बी हियर -π/2, देन अगेन -3π/2, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक शेप आएगा ग्राफ का, लाइक दिस। ये ग्राफ हो गया। -π/2 से π/2 की बात करेंगे। अच्छा, sec की बात करेंगे 0 पे। 0 पे वैल्यू कितना देगा, sec 1, क्योंकि 0 पे sec 0 इज 1/cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना हो गया 1। -π/2 और π/2 पे टच नहीं करेगा। -π/2 और π/2 वाली जो लाइन होगी y बराबर x बराबर π/2 और -π/2, उसके लिए एसिम्पटोट्स का काम करेगी, ठीक है। फिर -3π/2 से -π/2 के बीच में आ गए तो यहाँ पे ग्राफ जो है नेगेटिव पोर्शन में आ जाएगा, नेगेटिव साइड में, लाइक दिस। यहाँ पे ग्राफ कैसा हो जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव पोर्शन में आ जाएगा ग्राफ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर sec x, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कहाँ पे प्रॉब्लम है। -π/2 पे प्रॉब्लम है, π/2 पे प्रॉब्लम है, देन अगेन +π/2 पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, 3π/2 पे प्रॉब्लम है। यानी जितने भी 90 के मल्टीपल्स आ रहे हैं सब जगह पे इस ग्राफ में प्रॉब्लम है। और साथ के साथ आप देख सकते हैं डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। बस 90 के जितने मल्टीपल्स आ रहे हैं उन सबको हमने हटा दिया। रेंज की बात करेंगे तो 1 से तो बड़ा है, 1 से लेके इन्फिनिटी, क्लोज ब्रैकेट 1 पे, इसलिए इस लाइन को टच कर सकता है। तो 1 से लेके इन्फिनिटी और -1 से मतलब -इन्फिनिटी से लेके -1 तक। तो ये ग्राफ हो गया इसका, ठीक है। फिर वी वांट टू ड्रॉ द नेक्स्ट ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर sec x। y बराबर cosec x। इसको n पाई पे प्रॉब्लम होगा। ये क्या हो जाएगा अगेन y बराबर 1, ये y बराबर -1। इसको n पाई पे प्रॉब्लम होगा। इसका मतलब ये जो लाइन आएगी इसको हम बोल देते हैं पाई, इसको बोल देते हैं हम दिस इज -पाई। फिर आगे जाएंगे तो ये कितना हो गया, दिस इज 2 पाई, लेट अस सपोज। फिर इस तरफ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 पाई। ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले ये तो 0 हो गया। 0 से पाई के बीच में ग्राफ ऐसे बनेगा, पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ ऐसे बनेगा, इस टाइप से। और ये बन गया -पाई से 0 के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और फिर ऐसे बनेगा।
तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर cos x। तो y बराबर cos x का ग्राफ इस तरह से बनेगा, 0 से पाई के बीच में रहेगा, पाई बाई 2 पे वैल्यू कितना आ जाएगा 1, क्योंकि sin पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो cos पाई बाई 2 इज आल्सो 1 अपॉन sin पाई बाई 2, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ये पाई बाई 2 हो गया, दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2, ओके, एंड दिस विल बी 3 पाई बाई 2। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर cos x। एज यू कैन सी इसका रेंज जो आ रहा है वो -1 से -1 आ रहा है, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक आ रहा है। और डोमेन की बात करेंगे तो हमने n पाई पे इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे जो जितनी भी एसिम्पटोट्स होगी ऑल विल बी n पाई। तो दीज आर द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट यू हैव टू मेमोराइज। आपको याद रखने सारे ग्राफ, इनकी डोमेन, इनकी रेंज, इनके पीरियड्स, और आप ध्यान से इन ग्राफ्स को याद रखें क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट ग्राफ्स। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम ग्राफ बनाने वाले हैं, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। या तो इसको आप लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ x, या फिर आप इसको लिख सकते हैं GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब भी अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको बताया जाए कि एक तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट से, अगर एग्जाम में IIT की बात कर रहे हैं, IIT में अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है और वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि GIF है, GIF है मतलब वेयर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो कभी भी उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान के सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? क्योंकि वो नॉर्मल ब्रैकेट होगा, और अगर जब भी IIT उसको यूज करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इट विल मेंशन, मतलब वो आपके सामने लिखा हुआ रहेगा कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो लिखा हुआ नहीं होगा। तो अपने दिमाग से डायरेक्टली आप यूज नहीं करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान लेते हैं और सवाल को सॉल्व कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये आपका GIF होगा, अनलेस एंड अनटिल मेंशन, जब तक मेंशन नहीं है। मेरे लिए तो मैं आपको मेंशन नहीं करूंगा, मान लीजिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है। तो इसका ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो सबसे पहली बात तो ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है उसकी डोमेन और रेंज की बात करें, तो सबसे पहले डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें तो डोमेन ऑफ फंक्शन तो क्या हो जाएगा r, सारी रियल वैल्यूज के लिए इसका ग्राफ डिफाइन है। रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा इंटीजर, सारे इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर कोई भी x की जगह कोई भी वैल्यू पुट किया तो आउटपुट विल बी इंटीजर। तो मैं आपको बता रहा हूँ रेंज क्या होगा इंटीजर, अभी हम बात करेंगे इस बारे में। चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। तो ग्राफ बनाए सबसे पहले, अच्छा पहले ग्राफ बनाने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर बेसिकली है क्या, जैसे कि हमने बात की, मैंने ऐसे लिख दिया एग्जांपल नंबर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.2 हमने बात की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.2 का मतलब क्या होगा, इट विल बी 7, यानी 7.2 का जो इंटीग्रल पार्ट होगा दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। और बातें कर लेते हैं, ठीक है। 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, 0.9 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 0। और बात कर लेते हैं 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 9, 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, 7.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, 8.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8, है ना। और भी बातें कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, नेगेटिव में याद रखिए, नेगेटिव नंबर्स में अगर बात करना चाहिए, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू -8। क्यों होगा भी बता दूंगा मैं, आई विल एक्सप्लेन यू। बस आप ऐसे याद रखिए कि एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा करके होगा। जैसे यहाँ पे 7.2 था, ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का इंटीग्रल पार्ट 7 हो गया सीधा, 0.9 का इंटीग्रल पार्ट 0 हो गया, 1.99 का इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट 9.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 9, -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया -8। आई विल एक्सप्लेन यू ऐसा क्यों हो रहा है ना। और भी पूछ लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ था ये, सिक्स्थ हो गया। 6 कितना होगा -9.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट विल बी -10, है ना। सेवेंथ पार्ट
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा -1। आप देख सकते हैं हर जगह पे एक बढ़ा के आ रहा है, वैल्यू एक बढ़ के आ रहा है। जैसे -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 आ रहा है, -9.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -10 आ रहा है, -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है -1 आ रहा है हमारे सामने। तो ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आ रहा है, तो 7.3 का भी 7 आएगा, 7.4 का भी 7 आएगा, 7.99 का भी 7 आएगा, 7.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा 7। यानी मैं 7 से लेके 8 तक के बीच की कोई भी वैल्यू ले लूं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, हमेशा 7 आएगा। पॉजिटिव नंबर की बात करूं, फिर यहां से 0.1 से लेके 0.999 तक कोई भी वैल्यू ले लूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। 9.1 लिखा है तो 9.1 से लेके 9.999 कोई भी वैल्यू ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 9 के बराबर आएगा। यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है, तो पक्की बात है जो अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है वो 1 से लेके 2 के बीच में जा रही होगी। क्या बोला मैंने, किसी भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने निकाला और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बराबर आ रहा है, तो इट इज डैम श्योर, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, मैंने आपसे बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ना वो 1 के बराबर है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 के बराबर है तो इट्स डैम श्योर कि x जो होगा ना वो क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके 2 ओपन ब्रैकेट तक जा रहा होगा, 2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 के बराबर हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। वो अपन ने बात नहीं की, वो भी बात कर लेते हैं, 8th पार्ट की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 तो 5 ही होगा, 5 का इंटीग्रल पार्ट तो 5 ही है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 कितना हो जाएगा, इट विल बी 7। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इट विल बी 0। तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि अगर 1 से लेके 2 के बीच में, 1 पे क्लोज है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 आ जाएगा, 1 से लेके 2 के बीच में आप कोई भी x सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी ऑलवेज 1। इसका मतलब कि x की वैल्यू जब भी 1 से 2 के बीच में रहेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 9, तो पक्की बात है x बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट 9 से लेके 10 ओपन ब्रैकेट। यानी मैं 9.1 पुट करूं, 9.36 पुट करूं, 9.75 पुट करूं, आई कैन पुट एनी वैल्यू बिटवीन क्लोज ब्रैकेट 9 to 10, तो द आउटपुट विल बी अगेन 9। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि जब x किसी इंटरवल के अंदर होगा, जैसे 1 से 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 9 आ रहा है, इसका मतलब x कहां से कहां तक हो सकता है, क्लोज ब्रैकेट 9 से, x बिलोंग्स टू क्लोज 9 से लेके ओपन 10 तक, ठीक है। तो अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है जो ग्राफ बना लेते हैं इसका। We have studied about सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अगर ग्राफ की हम बात करना चाहें तो ग्राफ इज वेरी इजी। पहले हमने 0 पे क्लोज लगाया और 1 पे ओपन लगाया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। 0 से लेके 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 1 से लेके 2 के बीच में नंबर लिया, मतलब हम ग्राफ किसका बना रहे हैं, आई एम ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बना रहा हूं। तो x अगर मेरा 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 पे क्लोज हो सकता है, 1 पे क्या होगा ओपन होगा। तो 0 से लेके 1 के बीच में अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0, यानी y का वैल्यू 0 आ जाएगा। और y का वैल्यू 0 कब होता है, x एक्सिस पे। तो ये ग्राफ x एक्सिस पे बना, इतना सा पोर्शन यहाँ पे क्लोज, एंड दिस इज द पोर्शन ऑफ द ग्राफ। फिर हम क्या करें, 1 से 2 पे गए, 1 पे क्लोज लिया, 2 पे ओपन लिया। अब हमने क्या कर दिया, 1 पे क्लोज ले लिया और 2 पे ओपन ले लिया। तो 1 से लेके 2 के बीच में y का वैल्यू कितना मिलेगा 1, इसलिए मैं 1 पे पहुंच गया यहाँ पे। और ये कहां तक जाएगा, यहाँ तक। ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2। फिर हम ऊपर गए, 2 से लेके 3 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, 2 से लेके 3 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बस चलता जाएगा ऐसे ही, देन अगेन लाइक दिस, है ना। ये कितना हो गया 3 हो गया, अगेन ये कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा इधर बात कर लेते हैं, ये मान लीजिए आपका -1 हो गया। -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे तो क्लोज आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपन, दिस इज -1, देन अगेन इट विल बिकम ओपन यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -2। तो ये क्या हो गया, स्टेप फंक्शन हो गया एक तरह से। तो ये किसका ग्राफ हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया ये, ठीक है। तो लाइंस ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और बहुत सारी बातें अभी तो करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। सबसे पहली बात आप देखेंगे, हाँ
अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ कुछ बातों के बारे में, से डोमेन तो मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू। आप x की जगह कुछ भी पुट कीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। आप कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यू विल गेट द आउटपुट। और आउटपुट कैसा मिलेगा? हमेशा इंटीजर मिलेगा। आप यहाँ पे कितना पुट कर दीजिए, समथिंग लाइक 999 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 999 आ जाएगा, मतलब इंटीजर वैल्यू मिलेगा हमेशा। तो इट इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, हेंस डोमेन विल बी r। रेंज की बात करेंगे तो यू विल गेट द इंटीग्रल वैल्यू, यानी y का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन होगी, रेंज होगी। अच्छा, इसमें रूट की बात कर लेते हैं। रूट का मतलब क्या हो गया? रूट का मतलब ये हो गया कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे काट रहा होगा। अच्छा, ग्राफ आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा, पर एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ का कुछ पोर्शन आ रहा है। वो क्या आ रहा है? 0 से 1 के बीच में आ रहा है। तो अगर हमसे किसी ने पूछा कि इस इक्वेशन के रूट कितने होंगे, तो अगर रूट की बात करेंगे तो रूट्स विल बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रूट क्या होंगे? इनफाइनाइट रूट्स, क्योंकि 0 से 1 के बीच में तो हमारे पास एक्स की बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएगी। इनफाइनाइट रूट्स बिटवीन क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 1 ओपन, 1 पे ओपन है, 0 पे क्लोज है, तो 0 से 1 के बीच में वी आर गेटिंग इनफाइनाइट रूट ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और बातें करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, इट्स इनफ। नेक्स्ट we want to draw the graph of second, that is y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना चाहते हैं। ये दोनों फंक्शन अलग अलग है। ये तो y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया, और ये कितना हो गया? y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर मैं आपको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा है x, तो x विल बी ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। इसको क्या बोलेंगे? GIF। इसके बारे में बात कर चुके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड दिस विल बी फ्रैक्शनल पार्ट। तो x जो है वो दो क्वांटिटीज का समेशन होगा, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो x विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जानी, डोमेन जाना, रेंज जाना, रूट्स के बारे में जाना, ग्राफ देखा। अब फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो x किसके बराबर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं बात करना चाहूँ किसके बारे में, सपोज करिए कि मेरे पास x का वैल्यू है 2.3 और व्हाट आई वांट टू फाइंड, मुझे क्या चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 चाहिए, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये 2.3 को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एंड x विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे x की जगह 2.3 पुट किया, तो इट विल बिकम 2.3 दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, हमने ऐसे लिखा। अच्छा, 2.3 तो वैसे का वैसा रहेगा। What is the greatest integer of 2.3? 2.3 का greatest integer है, we have studied here। 2.3 का greatest integer क्या है? 2 से 3 के बीच में आ रहा है, तो 2.3 का greatest integer 2 आएगा हमेशा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3। तो ये 2.3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 0.3, दैट विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3। तो हमसे किसी ने पूछा कि 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो द आंसर विल बी 0.3। अच्छा, दूसरी बात ये कि फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू जो है ना, वो क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 1 ओपन ब्रैकेट तक जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू 0 हो सकता है ना, 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर कभी भी नहीं होगा, और 0 से 1 के बीच में होगा। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट आप समझ सकते हैं, डेसिमल वाला पोर्शन है। दूसरी बात, फ्रैक्शनल पार्ट x हमेशा पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, 0 कब होगा फ्रैक्शनल पार्ट x? फ्रैक्शनल पार्ट x 0 होगा इंटीजर्स के लिए। मान लीजिए मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 पूछ लिया, 5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0, क्योंकि 5 में तो केवल इंटीग्रल पार्ट आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट तो आ नहीं रहा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 विल बी 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6 विल बी 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 विल बी 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब हो सकता है? इन केस ऑफ इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट वरना 0 से 1 के बीच में आएगा। तो हमने बोला था कि x बराबर 2.3 की बात कर रहे थे, तो x बराबर 2.3 की बात कर रहे थे, तो 2.3 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूंगा तो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0.3। 7.6 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0.6। 8.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0.2। 7.99 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0.99। तो पॉजिटिव नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वी विल गेट द फ्रैक्शनल पार्ट। पर अगर हम बात करना चाहें नेगेटिव नंबर्स के लिए, तो नेगेटिव नंबर्स में क्या होगा देखते हैं। लेट अस सपोज मुझे चाहिए, व्हाट डू वी वांट, हमें चाहिए कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ
माइनस का 1.2 कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.2। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.2 कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x की जगह माइनस 1.2 पुट कर देते हैं, तो माइनस 1.2 बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.2। अच्छा, कोई बच्चा ये बोलेगा देख के कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.2 कितना होगा, माइनस का 0.2, दैट इज रॉन्ग। फिर वो बच्चा बोलेगा 0.2 भी गलत है, क्यों गलत है अभी पता लग जाएगा। हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x की जगह व्हाट, माइनस 1.2, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.2, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस का 1.2। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये तो माइनस 1.2 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.2। मैंने आपको बताया था नेगेटिव में एक ज्यादा बढ़ा के बोलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं माइनस का 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, -8, माइनस का 9.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, -10। ऐसे ही माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -2 आएगा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस का 1.2। तो फ्रैक्शनल, ये 2 इधर आ गया, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना बन जाएगा 2 माइनस 1.2, दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.2। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.2 कितना हो गया, 0.8 आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.2 किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ आई वांट टू आस्क यू कि माइनस 1.8 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो आंसर कितना आएगा, 0.2। बिल्कुल सही जवाब है ना। माइनस 1.8 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ कितना आएगा, 0.2। अच्छा, माइनस 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, इट्स -2, नेगेटिव में एक बढ़ा के बोलते हैं। अच्छा, माइनस 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, माइनस 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज 0.3। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जहां पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी फाइंड करना होगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी फाइंड करना होगा। अभी हम वापस आते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x के ऊपर वापस आएंगे, वी विल टॉक अबाउट इट, हम लोग बात करेंगे इस बारे में। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के कुछ एग्जांपल ले लिए, और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग। क्या देख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 9.7, आई एम गिविंग यू टाइम, आप सॉल्व करेंगे इसको। सेकेंड एग्जांपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। थर्ड पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 5.73। ठीक है, फोर्थ पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.001, माइनस का 0.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिफ्थ पार्ट, पाई का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सिक्स्थ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई, यू नो, मैंने आपको बताया था कल, ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग, है ना। सिक्स्थ ही हो गया, और देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। सेवेंथ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ई, है ना, और देख लेते हैं। 7 के बाद 8 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 3.67। नाइन्थ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ 1.9। टेंथ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 11.3। चलिए, ज्यादा टफ सवाल तो दिए नहीं है आपको, सिंपल से सवाल है, सॉल्व कीजिए, टेक योर टाइम। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 11, ठीक है, ना। आप लोग सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं आपको बताता हूँ, है ना। टेक योर टाइम, आई एम सॉल्विंग इट। माइनस 9.7 का फ्रैक्शनल पार्ट की अगर बात की जाए तो माइनस 9.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा। सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पे माइनस 9.7 को सब्स्टिट्यूट किया, तो माइनस 9.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पे x की जगह माइनस 9.7, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 9.7 इज माइनस 10, तो माइनस 10 इधर आएगा, प्लस 10, तो 10 माइनस 9.7, तो इट विल बी 0.3, है ना। सो मेनी ऑफ यू हैव डन इट राइट। फिर अगला बढ़ते हैं, माइनस 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, नॉट फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है। तो माइनस 1.7 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करना चाहूँ तो व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.7, तो इट विल बी -2, ठीक है। नेक्स्ट, माइनस 5.73 का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, तो
कितना हो जाएगा 0.27 ऑब्वियसली, है ना 0.27। कैसे आया, फॉर्मूले को देखो, सब जगह -5.73 पुट कर दिया अपने, तो इट विल बी -5.73। -5.73 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -6, तो -6 इधर आके +6 हो गया, तो 6 - 5.73 आई थिंक इट्स 0.27। ठीक है, -0.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इट विल बी -1। रिमेंबर नेगेटिव क्वांटिटी है और -1 से 0 के बीच में जा रहा है, तो -1 से 0 के बीच में जितनी भी क्वांटिटीज आती है उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है। हाँ, इसका जवाब देंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई का, है ना। अब कुछ बच्चे इसका जवाब देंगे 0.14। क्यों, पाई का वैल्यू तो हमें पता है सर, क्या होता है पाई का वैल्यू 3.14 होता है। 3.14 होता है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, है ना 0.14। बिल्कुल गलत जवाब, जिन बच्चों ने ऐसा सोचा है बिल्कुल गलत सोचा है ना। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो 0.14 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू 0.14 थोड़ी होती है, तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है ना। ठीक है, तो पाई का फ्रैक्शनल पार्ट आपको लिखना है, तो आप जाओ यहाँ पे फॉर्मूले के पास, फॉर्मूले से पूछा आपने x की जगह पाई पुट किया हमने, तो x की जगह पाई पुट किया तो ये तो पाई हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या हो जाएगा, पाई। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई का मतलब क्या हो गया, 3.14 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा वो तो। और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 पॉइंट समथिंग निकालना है आपको, तो पाई पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पाई पुट कर दिया, यहाँ पाई पुट कर दिया, यहाँ पाई पुट कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई हो जाएगा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा पाई -3। तो यहाँ ये लिखना बिल्कुल सही है कि पाई में से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसे नहीं बोलेंगे 0.4, है ना। बहुत सारे लोगों को सोचने लगे होंगे -1.4, क्यों, पाई कितना होता है 3.14। अरे पाई और 22/7 बराबर थोड़ी होता है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 आता है, दोनों को बराबर ले लेते हैं, है ना। पाई का वैल्यू निकालना इतना आसान थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई कितना है, ई तो होता है 2.71 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये तो हो गया 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 पॉइंट ई लिख दिया मैंने यहाँ पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई कितना हो जाएगा 2, तो ई -2 आ जाएगा सीधा सीधा, सोचना ही है ई -2। 7 पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। 7 पार्ट कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -ई की बात करते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -ई की बात करेंगे तो यहाँ तो -ई हो गया। फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -ई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -ई का मतलब -ई तो होता है ई का वैल्यू 2.71, तो माइनस अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो माइनस का 2.71 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा -3, तो -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा तो 3 माइनस क्या हो जाएगा ई, क्योंकि x की जगह तो हमने -ई सब्स्टिट्यूट किया, तो 3 - ई हो गया। तो बहुत आसान हो गया, 3 - ई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट पूछा था, यस 3 - ई, है ना, ये हो जाएगा 3 - ई। 8th क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, लेट्स सी द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमारा क्या है, -3.67 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इट विल बी -4। ठीक है, फिर 9th क्वेश्चन आ गया, -1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, -1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे, तो यहाँ पे -1 पॉइंट रखा, 1.9 रखा, यहाँ पे -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इस -2 इधर आ गया, तो 0.1 आ जाएगा, है ना 0.1। 10th क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 11.3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 11.3 तो बहुत आसान, इट विल बी 0.3। फिर 11 पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 11 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 11 तो क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो एनफ एग्जांपल्स हो गए, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। तो नाउ वी विल कम टू आवर टॉपिक। हम क्या पढ़ने वाले थे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ देखने वाले थे। तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया, दैट यू हैव टू मेमोराइज। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ क्या है, दोबारा से देखते हैं। 0 से 1 के बीच में उसका वैल्यू 1 आएगा, 1 से 2 के बीच में उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, 0 से 1 के बीच में वैल्यू 0 आएगा, 1 से लेकर 2 के बीच में 1 आएगा, 2 से लेकर 3 के बीच में उसका वैल्यू 2 आएगा, और सब बाउंड्री पॉइंट्स पे क्या होगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वालों पे सब पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तो मिटाते, अब बात करते हैं y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की। y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये जो क्या होता है, दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। डायग्राम तो यहाँ बना देते हैं, मतलब डायग्राम बोले तो ग्राफ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि फ्रैक्शनल पार्ट x के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू 0 से कहाँ तक जाएगा, 1 के बीच में। ये आपको बता दिया गया है, सारे इंटीजर्स पे फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होगा 0, है ना। दूसरी बात ये कि डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें, तो डोमेन ऑफ फंक्शन तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, सबके लिए डिफाइन है, कोई दिक्कत है ही नहीं। और रेंज ऑफ फंक्शन आपको पता ही है कि रेंज ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 1 ओपन ब्रैकेट। ठीक है,
डोमेन ऑफ फंक्शन तो क्या हो गया, आर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स को कहीं पे भी। तो ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में क्या करेंगे। अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की ग्राफ की बात करी जाए तो हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे। हमें ये बात पता है कि y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट x को उस डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x को 0 से 1 के बीच में ले लिया। अगर x को 0 से 1 के बीच में लेंगे, सपोज हम ग्राफ 0 से 1 के बीच में बनाना चाहते हैं, तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो ये y बराबर x के बराबर हो जाएगा, y बराबर x। अच्छा, कब, जब x 0 से 1 के बीच में होगा। फिर y बराबर, अगर हम बात करना चाहें x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेते हैं, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 1 के बराबर। तो y बराबर x माइनस 1 का ग्राफ आएगा कब, जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा। जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये x माइनस 2 का ग्राफ हो जाएगा। फिर अगेन इट विल बी y बराबर x माइनस 3, जब x का वैल्यू 3 से लेके कहां तक जाएगा, 4 के बीच में जाएगा। ठीक है, सॉरी, y बराबर, अगर मैं बात करना चाहूं कि x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में जा रहा है, अब -1 से 0 के बीच में जा रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। y बराबर अगेन हो जाएगा x प्लस 2, जब ये किसके बीच में जा रहा होगा, -2 से लेके x 0 के बीच में जा रहा है, -2 से -1 के बीच में जा रहा होगा। जैसे -1.2, -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, -2 तो +2 हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो लाइन्स आपके सामने आ रही है, दीज ऑल लाइन्स, ये क्या है, सब स्ट्रेट लाइन्स है। पहले y बराबर x, 0 पे क्या है क्लोज, 1 पे ओपन, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, एक ग्राफ ही हो गया। फिर टूट गया ग्राफ, फिर 1 से लेके 2 के बीच में जाएगा, 1 से लेके 2 के बीच में ग्राफ कैसे जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 से लेके 2 के बीच में हमेशा ग्राफ ऐसे रहेगा। ये पॉइंट क्या हो गया, 2, फिर 2 से स्टार्ट होगा ग्राफ, 2 से लेके कहां तक जाएगा, 3 तक। ठीक है, फिर बैक साइड आ जाते हैं। यहां से अगर देखना चाहेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी -2। ठीक है, अब यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो वैल्यूज आ रही है ना ग्राफ की, अगर रेंज की बात की, कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। अगर इस ग्राफ के रेंज की बात करूं तो रेंज आप देख सकते हैं क्लोज 0 से स्टार्ट हो रही है, क्लोज 0 रेंज, मतलब y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, तो y एक्सिस में आप देख सकते हैं कि जितने भी इंटीजर से सारे इसके रूट है, जितने भी इंटीजर से सारे इसके रूट है, क्योंकि कोई भी इंटीजर पुट करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में, फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू हर इंटीजर पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो जितने भी इंटीजर से सब पे क्या आएगा, क्लोज आएगा। दूसरी बात ये कि 1 को क्रॉस नहीं कर रहा, 1 को क्रॉस नहीं कर रहा मतलब ये जो लाइन है क्या है, 1 है, ये वाला पॉइंट आपका 1 है, तो 1 से ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। डोमेन की बात की थी तो डोमेन तो क्या हो जाएगा, r, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो यू हैव टू मेमोराइज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ बातें और कर लेते हैं इनके बारे में, कुछ बातें और कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर मैंने पूछा आपसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये किसके बराबर होगा, क्या पूछा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये किसके बराबर होगा, है ना। 2-3 बातें लिख देते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये किसके बराबर होगा। तीसरी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये किसके बराबर होगा। चौथी बात, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये 4 सवाल हमने पूछे आपसे और ये चौथा सवाल हो गया। और भी लिख देते हैं, और क्या क्या हो सकता है। 5वां सवाल यहाँ लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। 5 सवाल है, आराम से सोचिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट 2 बार लिया है। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट x का क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। 5वां सवाल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करी जाए अगर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये इंटीजर है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही आएगा, बात तो एक ही है। कितनी बार भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा लो ना, 10 बार लगा लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर ही होगा। यानी आपने मान लीजिए 2.5 पुट किया, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2 ही आएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा अंदर से, x की जगह -1.2 पुट किया, -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -2, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -2 आएगा, तो एक ही बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट x की बात करते हैं तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। कैसे, सोच के देखिए, 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0.3, और 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0.3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज क्या होता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक जाता है 0 से 1। अब फ्रैक्शनल पार्ट खुद 0 से 1 के बीच में जाता है, तो 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में जाता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 के बराबर होगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर होगा। अब मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की जाए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप x की जगह कुछ भी पुट करो, मान लीजिए 1.2 पुट किया, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1 आएगा। 2.5 पुट किया, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0, मतलब ये भी 0 आएगा, ये भी हमेशा 0 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी हमेशा क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट भी हमेशा किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। आप लॉजिक सोच सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। मल्टीपल आंसर कैसे हो सकते हैं वो तो हम देखेंगे अभी कैसे, है ना, क्या क्या हो सकता है आंसर। इसका आंसर एक तो 0 हो सकता है और एक -1 हो सकता है। अब 0 कब होगा और -1 कब होगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। दो पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है कि एक केस तो अपन ने ये ले लिया कि एक बार तो अपन इंटीजर ले लें और एक बार इंटीजर ना लें। मान लीजिए x इंटीजर है, सपोज करें x इंटीजर है, x को हमने 2 पुट किया, x को हमने 2 पुट किया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना हो गया 2 हो गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 भी कितना हो गया -2 हो गया, तो 2 - 2 कितना हो गया 0। 3 पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 कितना हो गया 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 भी कितना हो गया -3, तो 3 - 3 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। यानी इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा कब, जब x क्या होगा एक इंटीजर होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x दैट विल बी ऑलवेज 0, कब, जब x क्या होगा इंटीजर। अच्छा, -1 कब आएगा वो देखना पड़ेगा, जब x इंटीजर नहीं होगा। अब x इंटीजर नहीं है तो क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, देखते हैं। अगर मान लीजिए x की जगह हमने 1.3 पुट किया, तो यहाँ पे अगर मैंने 1.3 पुट किया तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 0.3, और -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया -2। एक मिनट, हाँ सही है, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 1, और -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया -2, तो 1 - 2 कितना हो गया -1। और भी वैल्यूज ले लीजिए, -2.5 ले लो, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा यहाँ से, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -3, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2, तो -3 + 2 कितना आ गया -2। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की ये प्रॉपर्टी याद रखनी है जब x इंटीजर नहीं है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, जब x इंटीजर है ना, और बाकी ये 4 बातें मैंने आपको बता दी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपको कंफ्यूज किया जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो x ही रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x रहेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रहेगा। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x हमेशा 0 आएगा, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x वो भी 0 आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तो बता ही दिया, ठीक है, नोट इट डाउन।